नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन आप पर आपका हार्दिक स्वागत। 10 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानने वाले हैं ऐसे कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ में। आज 10 जनवरी और 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है आप देख रहे हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत होती है 10 जनवरी 1975 को। तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा नागपुर महाराष्ट्र के अंदर एक विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया और वहां पर 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों के अंदर उसने क्या लिया, भाग लिया। 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उसी दिन से विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत होती है। अब इसकी औपचारिक घोषणा भारत के संदर्भ में देखा जाए कि 21वीं सदी में, 21वीं सदी का मतलब अभी जो 2021-22 या 2001 से जो शुरू हो रहा है, जो चल रहा है वो 21वीं सदी, और 21वीं सदी में 2006 के अंदर तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय इन्होंने औपचारिक घोषणा करी कि 2006 से उसके बाद में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि वर्तमान में जो हिंदी है उसका संविधान के अंदर कौन सा स्थान है। क्या ये राष्ट्रीय भाषा है या राजभाषा है? ये काफी एक द्वंद्व वाला प्रश्न, और मैं आपको इसके बारे में क्लियर करता चलूं कि एक है राष्ट्रभाषा और एक है राजभाषा। दोनों के अंदर अंतर देख लेते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है वर्तमान में हिंदी है वो राजभाषा है। इसका उल्लेख हमें कहां मिलता है अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंदर ये अनुच्छेद में हमें क्या मिलता है, राजभाषा को उल्लेख मिलता है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। और हिंदी के अलावा वो 22 भाषाएं भी शामिल हैं जो 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल हैं, जिसमें इंग्लिश भी शामिल, अंग्रेजी भी शामिल। और राजभाषा की बात करें तो इसको हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 343 के तहत। अब इसकी लिपि कौन सी होगी, तो लिपि होगी देवनागरी। देवनागरी लिपि वाली हिंदी होगी और इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, ना कि इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। अब बात ये करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे उन्होंने विरोध किया कि हम तो हिंदी बोलते नहीं है, तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हमारे पे ना थोपी जाए, और इसी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उसके अंदर ये कहा गया कि हिंदी को वर्तमान में राजभाषा ही बनाया जाना भी उचित होगा। कालांतर के अंदर हिंदी की जब संख्या, बोलने वालों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो उसको राष्ट्रभाषा के अंदर क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक वर्तमान तक तो नहीं हुआ है। तो अंग्रेजी जो थी उसको क्या कर लेंगे कि हम वापस विड्रॉल कर लेंगे और उसकी जगह पे हिंदी को प्रतिस्थापित कर लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अब आज के अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो विश्व के अंदर 5वें नंबर की बोले जाने वाली ये भाषा है। तो सबसे पहले तो हम सब लोगों को पता कि इंग्लिश जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाती है और 5वें नंबर पर हिंदी भाषा बोली जाती है। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए भारत के संदर्भ में, तो अभी लगभग 61 करोड़ लोग हिंदी भाषा को आम चाल के अंदर, आम बोलचाल है उसके अंदर इसका प्रयोग करते हैं। अब बात ये करते हैं कि विश्व के ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पे हिंदी बहुतायत मात्रा में बोली जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल। भारत के बाद में नेपाल एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार का कुछ हिस्सा, इसके अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, मॉरिशस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे हिंदी बहुतायत मात्रा में बोली जाती है। अब ये तो बात होगी विश्व हिंदी दिवस की। अब मैं आपको बताता चलता हूं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, भारत के अंदर राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यूएन के अंदर पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग 1949 के अंदर होता है
और वो ऐसे कौन से व्यक्ति और कह सकते हैं कि राजनेता थे जिन्होंने यूएन के अंदर एज ए भारत के प्रतिनिधि के तौर पे हिंदी भाषा का इस्तेमाल करा? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 1977 के अंदर तात्कालिक विदेश मंत्री, जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी, बाद में कालांतर के अंदर वो भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, उन्होंने 1977 के अंदर यूएन के अंदर जो भाषण दिया था वो किस में दिया था? हिंदी में दिया था। तो आप इस 10 जनवरी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें जानिए कि विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब होती है? 10 जनवरी को होती है। पहला जो हिंदी का सम्मेलन विश्व स्तर का जो मनाया गया वो 1975 के अंदर 10 जनवरी के अंदर मनाया जाता है। इसके अंदर 30 देशों ने इसमें भाग लिया था और 122 प्रतिनिधि इसके अंदर, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल हुए थे। और 2006 के अंदर उसके बाद में इसकी औपचारिक घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री और जिनका नाम मनमोहन सिंह, उनके समय इसकी शुरुआत हो जाती है। और विश्व के अनेक देशों के अंदर ये बोली जाने वाली भाषा है। वर्तमान में राष्ट्रभाषा तो नहीं है, लेकिन इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंदर इसका उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे देवनागरी लिपि होगी, जबकि इसकी राजभाषा होगी वो भारत की कौन सी होगी? वो होगी हिंदी। इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा है वो अभी तक भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपने बहरहाल इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि विश्व हिंदी दिवस के बारे में बहुत सारी चीजें आपने जानी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन है और जानते हैं आज के दिवस का पहला प्रश्न। देखते हैं हाल ही में किस राज्य में SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री लॉन्च जो योजना है उसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। किसके लिए? सिर्फ SC और ST के लिए। SC और ST के छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए, रोजगारपरक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा के साथ साथ आर्थिक मानदेय दिया जाता हो, इस प्रकार की जो घोषणा है वो करी गई है। कहां पे? इसका आंसर होने वाला है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल ने SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री योजना की भी वर्तमान में क्या किया? इसको लॉन्च किया है। ऐसा ही एक राज्य बना है जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में भी SC/ST के जो लोग हैं, जो कैटेगरी के जो लोग हैं, SC और ST कैटेगरी के जो लोग हैं, जब हम सब सामान्य देखते हैं कि वृद्धावस्था जो पेंशन होती है वो शुरुआत होती है जिसकी 60 साल से, लेकिन SC/ST लोगों के लिए जब 50 साल की उम्र प्राप्त कर लेंगे, जब हो जाएंगे, उसके बाद उनको वृद्धावस्था पेंशन उनको दी जाने लगेगी। कहां पे? अभी वर्तमान में झारखंड सरकार ने इस प्रकार का ये ऐलान किया है। ये आपने देखा कि इस प्रश्न के माध्यम से आप ये तो देख ही रहे हैं कि योग्यश्री योजना का शुभारंभ कहां होता है? तो वो तो होता है पश्चिमी बंगाल में। लेकिन इसके अलावा SC/ST के लिए ही अलग से एक योजना बनाई है किसने? झारखंड सरकार ने। तो वहां पे भी जो है SC/ST के जो लोग हैं जिनको 60 साल की जगह पर 50 साल के अंदर ही वहां पे उनको वृद्धावस्था पेंशन दी जाने लगेगी। अब बात करते हैं कि भारतीय छात्रों के संबंध में अनेक जो राज्य हैं वो अलग अलग प्रकार की क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। ऑपरेशन दक्ष बिहार के अंदर चलाया गया है। ऑपरेशन दक्ष या प्रोजेक्ट दक्ष, इसमें क्या होगा? इसके अंदर 40 लाख ऐसे छात्र होंगे जिनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए इस प्रकार का अभियान चलाया गया, जिसके अंदर 40 लाख बच्चों को शामिल किया है। किसने? बिहार सरकार ने। इसके अलावा एक ऐसा राज्य और बना जिसका नाम है असम। उसमें भी गुणोत्सव एक योजना लेकर के आए, वो भी बच्चों के लिए आए हैं। और उसके अंदर भी 44 लाख छात्रों के अंदर इसको शामिल किया गया। और वही कार्य है जो कौन सा है? बिहार सरकार ने किया है कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और साथ में उनको व्यावसायिक शिक्षा भी देना कि उसके बाद में वो नौकरी के लिए कहीं इधर उधर भटके नहीं और उनको उसी समय क्या मिल जाए? रोजगार मिल जाए। तो ऐसी सारी चीजें भी वर्तमान में राज्य सरकारें ऐसा करती हुई नजर आ रही है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना है कि SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री जो योजना है वो किसने शुरू करी है? ये पश्चिमी बंगाल में इसकी शुरुआत हुई है। अब पश्चिमी बंगाल के बारे में जान लेते हैं कि पश्चिमी बंगाल कहां पर स्थित है और कौन कौन से राष्ट्र हैं जिनके साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा ये बनाता है। पश्चिमी बंगाल, राजधानी इसकी कलकत्ता। कलकत्ता के बारे में आपको बताता चलूं कि सबसे पहले अगर मेट्रो ट्रेन चली थी भारत के अंदर तो सबसे पहले कहां चलती है? तो ये चलती है कलकत्ता के अंदर ही। और पश्चिमी बंगाल की राजधानी हम सब लोगों को विदित, कलकत्ता इसकी राजधानी है। और पश्चिमी बंगाल
3 ऐसे राष्ट्र हैं जिनके साथ में क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन कौन से? सबसे पहले बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, 3 देशों के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा भी ये बनाता है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि SC/ST जो योजना है योग्यश्री कौन लेकर के आया, पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री उनका नाम है ममता बनर्जी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। पश्चिमी बंगाल है योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना बनाई है जो छात्रों को समर्पित है। उद्देश्य वही कि राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के जो बच्चे हैं और ज्यादा क्या, एक तो मुफ्त में प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा और उसके अलावा उनको व्यावसायिक रोजगार प्रशिक्षण भी उनको दी जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था कि झारखंड द्वारा आदिवासी और दलितों के लिए 60 वर्ष की जगह पे 50 वर्ष ही कर दिया गया है और उम्र के अंदर वृद्धावस्था पेंशन वो वहां पे दी जाएगी। मिशन दक्ष बिहार के अंदर इसकी शुरुआत हो सकी है, जबकि गुणोत्सव 2024 जिसका अभी प्रादुर्भाव कहां हुआ है वो है असम के अंदर। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता दिव्य कीर्ति राठौड़ का संबंध किस खेल से है? अभी हाल ही के अंदर अर्जुन पुरस्कार जो है वो भारत के खिलाड़ियों को दिए गए जिनका प्रदर्शन पिछले 3 सालों के अंदर व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर सबसे बेहतर रहा हो, और उसी के क्रम के अंदर अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं। अब इसके संबंध के अंदर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला दिव्य कीर्ति का संबंध है घुड़सवारी से। घुड़सवारी खेलती है और हांगसू चीन के अंदर एशियाई जो गेम हुए थे घुड़सवारी प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रियाद के अंदर भी ड्रेसेस कंपटीशन जो घुड़सवारी का होता है उसके अंदर भी इन्होंने 2 रजत तथा 1 कांस्य पदक इन्होंने जीता है, और इसी के लिए इनकी जो व्यक्तिगत स्पर्धा है, इनका जो प्रदर्शन पिछले 3 सालों में जो दिखाई दे रहा है उसकी वजह से इनको अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। अब अर्जुन अवार्ड प्राप्त करता जो खिलाड़ी हैं उनकी संख्या इस साल कितनी है? उनकी संख्या 26 खिलाड़ी, 26 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया, जिसके अंदर प्रमुख तौर पे अगर देखा जाए तो उसके अंदर कौन कौन है? शीतल देवी पैरा गेम्स के अंदर खेलती हैं और उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था, एक ही है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, लेकिन एक प्रमुख है मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप 2023 के अंदर अपनी गेंदबाजी से सब लोगों को क्या किया था? प्रभावित किया था, और इसी के लिए इनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 26। बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड कौन सा? मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है भारत का सबसे बड़ा, ये कह सकते हैं सबसे प्रतिष्ठित जो खेलों का पुरस्कार दिया जाता है, जो पहले राजीव गांधी पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, उसका नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ऐसे 2 खिलाड़ी जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, उनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न के माध्यम से आप जान रहे हैं कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता दिव्य कीर्ति राठौड़ का संबंध किससे है? घुड़सवारी से। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 2023 में चीन में आयोजित एशियाई खेल गेमों के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। रियाद में अंतरराष्ट्रीय जो ड्रेसेस प्रतियोगिता उसके अंदर 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी है। अंतरराष्ट्रीय जो ड्रेसेस जो रैंकिंग है उसके अंदर इनका जो स्थान है वो तो एशिया के अंदर तो नंबर 1 है, जबकि अगर विश्व की बात करते हैं घुड़सवारी की जो श्रेणी जो क्रम बनता है उनके अंदर इनका 14वां स्थान है। राजस्थान की रहने वाली है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो वर्तमान में बैडमिंटन के 2 ऐसे खिलाड़ी जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अब बात करते हैं खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब बात करने वाले हैं सुश्री शीतल देवी। आप देख रहे हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है, और इस लड़की ने कमाल कर दिया, और कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा है उसके अंदर उन्होंने क्या? एक तो स्वर्ण पदक जीता है और 2 कैटेगरी के अंदर इन्होंने 2 रजत और 1 कांस्य पदक भी प्राप्त किया, और इसकी वजह से पैरा तीरंदाजी के अंदर इनको बेस्ट यंग एथलीट का अवार्ड दिया गया। बेस्ट यंग एथलीट का खिताब भी इस नवोदित खिलाड़ी को अभी वर्तमान में दिया गया है। अब बात करते हैं कि अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है उसके लिए कौन सी कमेटी और कौन सी जूरी का गठन किया जाता है। तो ये जो जस्टिस खानविलकर हैं जो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं,
वो इस कमेटी के क्या थे, चेयरमैन थे, और उनके साथ में जो सदस्य थे उन्होंने ही, उनकी जो ज्यूरी बनी थी उसी में उन खिलाड़ियों के जो नामांकन आए थे बहुत सारे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत स्पर्धाओं को पूरा ध्यान में रख करके उनकी कौन कौन सी अचीवमेंट है उसके आधार पर इनको शॉर्ट लिस्ट किया, और उसके बाद में 26 ऐसे खिलाड़ी हैं इस साल भारतवर्ष के अंदर जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सेवानिवृत्त आप ध्यान दे सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी जिसकी अध्यक्षता A.M. खानिविलकर ने करी थी और उसके बाद उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित उन खिलाड़ियों को किया गया था। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में 10 से 12 जनवरी में होने वाले 10वें मेगा इवेंट वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट की थीम क्या है? 10 से 12 जनवरी और आज 10 जनवरी, और आज से इसका शुभारंभ होने वाला है, कहां पे? गुजरात में होने वाला है। इसके अंदर 30 से अधिक देश और सैकड़ों से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसके अंदर लेने वाले हैं भाग, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके अंदर करने वाले हैं शिरकत। इसकी शुरुआत होती है इसकी मेगा इवेंट की 2003 में, 2003 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद में ये मनाया जाता है। ये उसको उस समय ये एक इन्वेस्टमेंट समिट है निवेश के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे विदेशी निवेशक वो आते हैं, और गुजरात की जो धरती है वहां पे इस प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर के आते हैं, हम सब लोगों ने देखा। और उसी की वजह से गुजरात मॉडल काफी फेमस मॉडल, और सभी राज्य इस मॉडल की तारीफ भी करते हैं, उसी को अपनाने का कार्य भी वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा से ज्यादा हो, और जो स्थानीय जो रोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है अलग से कि इस साल की जो थीम है वो क्या है, तो इसकी जो थीम है वो है गेटवे ऑफ द फ्यूचर, गेटवे टू द फ्यूचर, ये इसका आंसर होने वाला है। ये इसकी वाइब्रेंट गुजरात जो 10 से 12 जनवरी के मध्य होने वाला है, और इसकी जो थीम है वो क्या, गेटवे टू द फ्यूचर। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आयोजन 10 से 12 जनवरी है, भागीदारी 34 देश कर रहे हैं और 16 संगठन कर रहे हैं, 136 देशों के राजनीतिक और मंत्री इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। शुरुआत इसकी 2003 में होती है, और उसके अलावा गुजरात क्यों चर्चाओं में बना हुआ था, हाल ही के अंदर सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी कहां पे बना है, वो भी गुजरात में बना। इसके अलावा सूरत एक ऐसा राज्य का एक शहर जहां पे डायमंड बोर्स नाम का एक बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस, जहां पे सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते हो, विश्व का ऐसा पहला कमर्शियल अभी यहाँ पे एक शॉपिंग जो किसके लिए जाना जाता है, सूरत, जो हीरा व्यापार के लिए जाना जाता है। तो वहां पे निवेशक, व्यापारी क्रय और विक्रय करने के लिए आपको इतना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अभी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा हम सब लोगों को भी जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन का शुभारंभ है, वो भी गुजरात अहमदाबाद से लेकर के कहां जाने वाली है, मुंबई तक ये जाने वाली है, जिसका अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है और जल्दी इसकी शुरुआत बनने की भी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके अलावा ऐसे कौन कौन से एमओयू जो वर्तमान में क्या रहेंगे, चर्चाओं में रहेंगे, जिसके अंदर एक सबमरीन है मजगाम डॉकयार्ड के साथ में गुजरात सरकार इस प्रकार के एक एमओयू करने वाली है, जिसके अंदर द्वारका जो पुरी है, द्वारिका जो बेट है, वहां पे सबमरीन के माध्यम से पर्यटक समुद्र के नीचे या उसका जो क्या कर सकते हैं, उसका 300 फीट 350 फीट गहराई के अंदर इस सबमरीन के माध्यम से वो द्वारकाधीश बेट के दर्शन कर पाएंगे। ऐसे एमओयूज भी होने की संभावना है। और डायमंड बोर्स के बारे में आपने जान लिया, रूफ टोलर सिटी और शहर और राज्य दोनों ही कौन कौन से हैं, ये तो सूरत बना है, और साथ में अगर राज्य की बात करी जाए तो गुजरात, वो अभी रूफ टॉप सोलर के अंदर अग्रणी राज्यों में से एक है, कौन, गुजरात है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो वर्तमान में गुजरात को अलग बनाती हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी में इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले कौन खिलाड़ी बने हैं? ये पहले जिनका नाम रियान पराग असम की तरफ से ये रणजी खेलते हैं। वैसे देखा जाए तो आईपीएल के अंदर ये राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने अभी इतिहास का वैसे देखा जाए तो 48 गेंद पर ऋषभ पंत ऐसा कारनामा कर चुके हैं जिसके अंदर 48 गेंदों के अंदर उन्होंने शतक बना लिया था। लेकिन अभी जो है वो रियान पराग ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? वो रियान पराग ने बनाया है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। तो इसमें उन्होंने 56 गेंदों में, मात्र 56 गेंदों के अंदर छत्तीसगढ़ के खिलाफ 100 रन का उन्होंने आंकड़ा छुआ। अब बात करते हैं कि इसके अलावा उनके कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं। तो सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी होती है उसके अंदर लगातार 7 अर्धशतक बनाने वाले वो भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं।
और उसी सीरीज के अंदर इन्होंने 510 रन भी बनाए थे, जो हाईएस्ट स्कोर है अब तक का। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये रणजी के जो रिकॉर्ड्स है या सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी जो क्रिकेट के लिए खेली जाती है उसमें भी उनका बहुत बड़ा स्कोर है। इसके अलावा देवधर ट्रॉफी भी है, ईरानी की भी है, सैयद मुश्ताक है, रणजी भी खेली जाती है। जो घरेलू क्रिकेट जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसके बाद में यहीं से जो खिलाड़ी है वो निखर करके और आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर अपना पदार्पण भी करते हैं। तो देवदत्त जो ट्रॉफी हुई थी उसके अंदर भी इनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर जो है सबसे ज्यादा रहा था। अब सबसे तेज रिकॉर्ड बनाने वाले ऋषभ पंत था, जिन्होंने 48 गेंदों के अंदर ही शतक बना लिया था, लेकिन इन्होंने 56 गेंदों पे बनाया, जो रणजी ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक किसके नाम पे, रियान पराग के नाम से है। अब अन्य घरेलू जो क्रिकेट ट्रॉफी होती है उसमें दिलीप ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। इसके अलावा घरेलू स्तर पे छोटी छोटी और भी ट्रॉफियां खेली जाती हैं जहां से खिलाड़ी निखर करके बाहर आते हैं। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि वैसे तो रणजी ट्रॉफी के अंदर सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तो ऋषभ पंत के साथ में, जिन्होंने 48 गेंदों में लगाया, जबकि 56 गेंदों के साथ में रियान पराग के साथ में इसका नाम जुड़ गया है, जहां पे वो रणजी ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने का कारनामा अपने नाम किया है। और इसके अलावा 7 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड वो इन्होंने अपने नाम करा, एक सीरीज के अंदर 510 रन बनाए, जो अभी तक किसी खिलाड़ी ने नहीं बनाए हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक किस पूर्व सेनाध्यक्ष की आत्मकथा है? 4 स्टार कब लगते हैं? जब कोई अधिकारी, सेना का अधिकारी, थल सेना की बात करते हैं जिसके अंदर 4 स्टार जब उसके लग जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? जनरल बन जाता है। तो पहली बात तो जनरल साहब है। ये कौन से जनरल है? ये उस समय के जनरल साहब हैं जब गलवान घाटी के अंदर चीन और भारत के मध्य संघर्ष देखने को मिला था, हम सब लोगों को विदित। और उसके बाद में भारतीय सैनिकों की यहां पे जान भी गई थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान चीनी सैनिकों को भी भारतीय सेना ने पहुंचाया था। और पहली बार चीन को यह आंख खुली कि भारत वो पहले वाला भारत नहीं रहा जो 1962 में चाइना से हार गया था। अब देखते हैं कि ये पुस्तक किसने लिखी है। इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है कौन सा? जनरल एम नरवणे। ये भारतीय सेना के 28वें जनरल थे और इनका जो कार्यकाल था वो कब का था? 2019 से लेकर के 2022 तक था। तो आपने देखा कि 31 दिसंबर से लेकर के 30 अप्रैल 2022 तक के कार्यकाल रहा, 28वें सेना प्रमुख रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो सैन्य अलंकरण है उसके अंदर कौन कौन से उनको अवार्ड दिए जाते हैं। तो परम विशिष्ट, पीवीएसएम, एवीएसएम और वीएसएम, ये सारे अति विशिष्ट सेना मेडल, परम विशिष्ट सेना मेडल और विशिष्ट सेना मेडलों से इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर्म अवार्ड जो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है उससे भी उनको सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं कि ये जब सेनाध्यक्ष थे उस समय गलवान घाटी का ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर चीन के साथ भारतीय सेना की झड़प हो गई थी। अब बात करते हैं कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। हम सब लोगों को पहले से विदित 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, जबकि झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया जो पिछले ही महीने मनाया गया था। अब बात करते हैं इन्फेंट्री, पैदल सेना की बात करते हैं। तो पैदल सेना जो है उसका दिवस मनाया कब जाता है? 27 अक्टूबर को पैदल दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान में तीनों सेनाओं के ऊपर एक सीडीएस की भी एक वहां पे पद जो है भी सर्जित किया गया, जिसको कंबाइंड डिफेंस स्टाफ के नाम से जाना जाता है। और पहले इसके जो जनरल थे सीडीएस थे उनका नाम था जनरल विपिन रावत। विपिन रावत पहले सीडीएस रहे थे और उसके बाद में वर्तमान में जो कौन है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है जिनका नाम है अनिल चौहान। ये वर्तमान में सीडीएस है। और अभी वर्तमान में ये जो 28वें सेना प्रमुख थे जिनका नाम क्या था? नरवणे। इन्होंने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इस पुस्तक को उन्होंने उनकी एक ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, आत्मकथा, उसको उन्होंने लिखा था। अब जानते हैं आज मौलिक कर्तव्यों से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इंडियन पॉलिटी से संबंध रखते हैं उनके बारे में भी करते हैं चर्चा। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अध्याय के समयाय में किसमें किया गया है? 42वां संविधान संशोधन होता है जिसके अंदर किसमें किया गया? मौलिक कर्तव्यों को इसके अंदर शामिल किया गया। भाग 4 के अंदर है ये, भाग 4 में उल्लेखित और 51 का इसका अनुच्छेद है। और वर्तमान में 11 जो है वो क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था उसके अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनिशियली जब इसकी शुरुआत कब होती है? तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भाग 4 के अंदर ये है, अभी वर्तमान में है ये।
और अनुच्छेद की बात करें तो 51 के अंदर इनका आपको क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया, वही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान भी बोला जाता है, 42वां संविधान संशोधन, उसके अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा 1976। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना, राष्ट्रगान का अध्ययन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और देश को सुरक्षा करना, ये सारे के सारे, लेकिन उसके अंदर भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना ये मौलिक कर्तव्यों के अंदर शामिल नहीं है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। जानते हैं अगला प्रश्न, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, शुरुआत में इसकी संख्या कितनी थी, 10 थी, और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 11 है। ये कब हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसके अंदर ये 11वां भी जोड़ा गया। वैसे मौलिक कर्तव्यों की बात करी जाए तो इसमें कौन सी समिति का संबंध आता है, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे, वो है मौलिक कर्तव्यों से। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 इंडियन पॉलिटी के सवालों से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अब कर्तव्यों का जो वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया, भाग 4 और अनुच्छेद 51 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। तो आपने प्रश्नों के माध्यम से जाना कि जो मौलिक कर्तव्य है उनका संविधान में कौन से में तो भाग है और कौन सा अनुच्छेद है और कितने ये है। पहले 10 कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत आए थे, और जबकि 11वां जो संशोधन हुआ था उसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य आया था, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। चलिए जानते हैं करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन का 6वां प्रश्न, हाल ही में किस शहर में देश के पहले हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है उज्जैन। उज्जैन महाकाल की नगरी, हम सब लोगों को पहले से विदित, भगवान शंकर की ये नगरी। और उज्जैन कहां पे स्थित है, उज्जैन है मध्य प्रदेश में स्थित, देवनगरी के नाम से विख्यात। और वहां पे इस प्रकार का एक सुपर हेल्दी हाइजीनिक फूड जो FSSAI के द्वारा इसको क्या किया है, संचालित किया गया, जिसके अंदर पहले वहां पे ट्रेन किया जाएगा और उसके बाद में ये इस प्रकार के राज्य के अंदर बहुत सारी स्टॉल्स भी अभी खोली जाएंगी। नीलकंठ वन, महाकाल लोक और उज्जैन में देश के पहले हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादन का उद्घाटन किया जाएगा। और ये फूड स्ट्रीट जो फरवरी 2024 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, संचालित हो जाएगा, जिसके अंदर 17 ऐसी दुकानें होंगी जिनकी शुरुआत की जाएगी। अब बात करते हैं मोटा अनाज। यूएन के द्वारा 2023 का जो वर्ष था उसको मिलेट्स ईयर घोषित किया गया। मोटे अनाजों को तवज्जो देना, अपने आहार में खाने के अंदर मोटे अनाजों को क्या देना, तवज्जो देना। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार 2023 के अंदर इस बात का उल्लेख किया कि मोटे अनाजों को खाने के अंदर क्या किया जाए, शामिल किया जाए। अब बात करते हैं व्यंजन कौन से, मोटे अनाजों को श्री अन्न योजना आई थी उसमें इस प्रकार के पारंपरिक व्यंजन है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा भोजन प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि अभी वर्तमान में एमपी क्यों चर्चाओं में बना हुआ था। एक तो यह कि ग्वालियर के अंदर सितार वादन हुआ था, और हम सब लोगों को पहले से विदित कि तबला बाजार जो था जिसके अंदर 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन किया था, और तानसेन के नाम से ये नगरी मशहूर और वहीं के वो रहने वाले थे, और इसीलिए वहां पे 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन किया था। और वो जो रिकॉर्ड था वो भी किसमें हो गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर क्या हो गया, शामिल हो गया। तानसेन समारोह के संगीत समारोह का हिस्सा बने थे ये 1500 लोग, और उसके बाद इनको वहां पे सम्मानित भी किया गया था। ग्वालियर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN के अंदर भी शामिल हुआ है। ग्वालियर ही नहीं, इसके अलावा केरला का कोझिकोड, केरल का कोझिकोड भी एक ऐसा जिला बना जिसको भी क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर अभी स्थान दिया गया। अभी वर्तमान में MP की सरकार जो चेंज हुई है, और वहां पे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या है, मोहन यादव है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, हाल ही में ONGC द्वारा कौन सी नदी बेसिन में तेल उत्पादन शुरू करा गया है, और इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है कृष्णा बेसिन गोदावरी का जो है, तो वहां पे लगभग 45,000 कच्चे तेल के बैरल कच्चा तेल अभी वहां पे उत्पादित किया जाने लगा है। तो आप देख रहे हैं कि कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है वहां पे इसकी शुरुआत की गई है ONGC के द्वारा।
गहरे पानी वाले केजीडो 98/2 जो ब्लॉक है वहां पे पहला तेल उत्पादन की शुरुआत हो गई है। 45,000 बैरल पर डे के हिसाब से प्रतिदिन 10 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर से अधिक गैस का भी उत्पादन किया जाएगा। तेल का तो किया ही जाएगा, उसके साथ साथ में गैस का भी उत्पादन किया जाएगा, क्योंकि जो घन मीटर है वो किस में नापा जाता है, गैस ही के अंदर उसको नापा, गैस को मापने के लिए घन मीटर का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं ओएनजीसी 98/2 ब्लॉक्स अंतिम चरण की दिशा में इसकी सक्रिय शुरुआत हो गई है। अब बात करते हैं कि ओएनजीसी क्या है। ओएनजीसी की स्थापना कब होती है। वर्तमान में ओएनजीसी जो है वो महारत्न कंपनी पीएसयू सेक्टर की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जिसका संचालन भारतीय सरकार के हाथ में है। भारत की सबसे बड़ी तेल उत्पादन कंपनी है। घरेलू उत्पादन में 71% का योगदान। जितना भी कच्चा तेल भारत के अंदर जो उत्पादित किया जाता है, जो खनन किया जाता है, उसके अंदर 71% की जो हिस्सेदारी वो किसकी है, ओएनजीसी के माध्यम से इसको निकाला जाता है। नवंबर 2010 के अंदर इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, जबकि इसकी शुरुआत हो जाती है 14 अगस्त 1956 में ओएनजीसी की स्थापना हो जाती है। मुख्यालय इसका कहां पे, भारतीय राजधानी नई दिल्ली में है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किशोरी सुचिता सतीश द्वारा 140 भाषाओं में गाना गाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, वह किस राज्य से संबंध रखती है। अब मैं आपको इसके पृष्ठभूमि बताता चलूं कि COP28 का आयोजन कहां पे किया गया था, यूएई के अंदर किया गया था। 140 देशों ने अंदर वहां पे इसमें क्या करी थी, शिरकत करी थी। और वहां पे इस कलाकार ने 140 भाषा, क्योंकि 140 देश शामिल हुए तो 140 देशों की भाषाओं के अंदर इसने क्या किया, वहां पे गाना गा करके रिकॉर्ड भी बनाया। तो इसकी अभी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका संबंध किस राज्य से, और आंसर हो जाएगा इसका केरला। ये केरला की रहने वाली है और उन्होंने वहां पे गायन किया था 140 भाषाओं के अंदर। उसके बाद में उनका जो रिकॉर्ड है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उसको शामिल किया गया। अब देखते हैं कि दुबई में आयोजित एक कंसर्ट के अंदर ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के सभागार में एक इस प्रकार का कंसर्ट हुआ था और उसके अंदर उन्होंने हासिल ये उपलब्धि करी थी। विषय था कंसर्ट ऑफ क्लाइमेट की, इस विषय पर उन्होंने गाने गाए थे 140 भाषाओं के दौरान। COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान 140 देशों ने वहां पे शिरकत करी थी और उन्हीं की भाषा के अंदर इसने ये गाना 140 भाषाओं में ही गाया था और उसी की वजह से इनको क्या गया, इस बड़ी उपलब्धि से उनको सम्मानित किया गया है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किस राज्य में चदुम्बी महोत्सव मनाया गया, और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, असम। असम के अंदर चदुम्बी महोत्सव मनाया गया। असम जो भी गुणोत्सव प्रोग्राम की वजह से भी चर्चाओं में रहा था, और वहां के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम हेमंत बिस्वा है। और इसके अलावा कुछ अन्य चीजें देख लेते हैं कि अभी टाटा समूह ने भी 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कहां किया है, वो भी असम के अंदर ही किया है। अभी गुवाहाटी मास्टर्स का भी टूर्नामेंट वहां पे खेला गया था, जहां के अंदर महिला युगल कैटेगरी के अंदर 2 भारतीय महिला खिलाड़ी उन्होंने इस पुरस्कार को जीता था, जिनका नाम है अश्विनी पोनप्पा और तनिषा फेरको। गुवाहाटी मास्टर के अंदर उन्होंने टूर्नामेंट में महिला वर्ग के अंदर इस प्रकार की ट्रॉफी के अंदर उन्होंने जीत प्रदान करी थी। और राज्य सरकार के द्वारा छात्रों के प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन हेतु गुणोत्सव 2024 की शुरुआत भी यहीं से ही होती है। अब बात करते हैं ई ग्रास। बंधन बैंक जो है उसने ई ग्रास का पोर्टल अपने हाथ में ले लिया, और ई ग्रास एक क्या है, ई ग्रास के अंदर राजस्व संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक प्रकार का पोर्टल है जो राज्य सरकार के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और बंधन बैंक के साथ में इस प्रकार का एमओयू अभी किसने किया है, गुवाहाटी सरकार, या कह सकते हैं असम सरकार। क्यों, असम की राजधानी गुवाहाटी ओब्लिक दिसपुर, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम हेमंत बिस्वा, जबकि राज्यपाल का नाम है कौन सा, गुलाबचंद कटारिया। जानते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न। जुलाई 2024 में यूनेस्को वर्ल्ड की जो धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है भारत। भारत अभी यूनेस्को की जो धरोहर समिति उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। अब बात करते हैं कि विश्व के अंदर बहुत सारी ऐसे धरोहर हैं जिनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, लेकिन भारत के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है, भारत के पास में अभी 42 धरोहर है जिनको संरक्षित करने के लिए यूनेस्को ने उनको कंजर्व साइट घोषित कर रखा है। देखते हैं आयोजन इसका होने वाला है 21 से लेकर के 31 जुलाई 2024 के अंदर होने वाला है। गठन इसका 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना होगी। तो यूनेस्को का जो कार्य है वो किसे, संगीत, कला, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए विश्व शांति और सुरक्षा को क्या करना, प्रयास करना, और उसको में क्या स्थायित्व बनाए रखना। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में। सदस्य देशों की संख्या करेगी, यूएन के जितने मेंबर है 193 सदस्य देश है वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल है, और इसके अलावा 11 सहयोगी देश भी इसके अंदर शामिल है। भारत जिस प्रकार 1946 के अंदर इसका क्या बन गया था, वो सदस्य बन गया था। अब भारत की जो विश्व धरोहर स्थल, जिसका मैंने आपको बताया कि टोटल 42 स्थल है,
34 ऐसे स्थल हैं जो सांस्कृतिक कैटेगरी के अंदर गिने जाते हैं, जबकि 7 ऐसे हैं जो प्राकृतिक, और एक है काजीरंगा कंचनजंगा, सॉरी माफ कीजिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी अलग से शामिल किया गया है। तो टोटल जो धरोहर स्थल है वो कितने हैं, वो है 42। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा कि ये इतने प्रकार के जो है वो यहाँ पे धरोहर स्थल है। वर्तमान में यूनेस्को का जो डेस्क किसको बनाया गया, वो भारत को ही बनाया गया है। अब जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 की शुरुआत कहां पर की गई है, और इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है कौन सा, गोवा। गोवा के अंदर इसकी शुरुआत की गई है, और गोवा सबसे छोटा राज्य भारत का, और वहां के जो मुख्यमंत्री जिनका नाम प्रमोद सावंत। 8 से 13 जनवरी 2024 का इसका आयोजन किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, जहां पे देश भर के 8000 प्रतिभागी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। अब दिव्यांगों से संबंधित ऐसी कौन कौन सी योजनाएं पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्य इसका इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि ग्वालियर जो एमपी का ही एक छोटा सा शहर, जहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की शुरुआत की गई। उसी के साथ में लगता हुआ एक पड़ोसी राज्य राजस्थान के अंदर भी अलग से स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम जो दिव्यांगों को समर्पित है, उसको लगाने की यहाँ पे शुरुआत की गई। इसके अलावा पंजाब के अंदर दिव्यांगजन जो है वो गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए जो फास्ट टैग में जो मूल्य लगता है, जो पैसा लगता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। कहां पे, वो कर दिया गया है अभी पंजाब के अंदर। दिव्यांगों के लिए देश के लिए उच्च तकनीक वाले खेल प्रदर्शन का उद्घाटन पंजाब सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए। इसके अलावा 100% टोल का भी उन्होंने क्या कर दिया, माफ कर दिया। अब बात करते हैं कि दिव्यांगों के लिए अलग से सेपरेट मंत्रालय बनाने वाला राज्य कौन सा बना है। दिव्यांगों के लिए अलग से सेपरेट मंत्रालय बनाने वाला जो राज्य बना है वो बना है महाराष्ट्र। तो आप इस प्रश्न के माध्यम से देख रहे हैं कि देश भर के अंदर ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पे दिव्यांगों को अलग से प्राथमिकता दी जा रही है। और उसी का कमाल है कि शीतल देवी जैसी एक नवोदित खिलाड़ी जिसने पैरा गेम्स के अंदर स्वर्ण पदक उन्होंने जीता, और इसलिए एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से उनको नवाजा गया, और वर्तमान में उनको अभी जो 26 जो अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं उसके अंदर उस एक महिला खिलाड़ी का भी नाम भी उसमें शामिल है। तो आप इस प्रश्नों के माध्यम से आप जान रहे हैं, ये मेरा अंतिम प्रश्न था जिसके अंदर गोवा के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, और आयोजन 8 से लेकर के 13 जनवरी को मध्य हुआ, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ये आयोजन इसका किया जा रहा था, और 8000 लोगों ने इसके अंदर जो दिव्यांगजन थे उन्होंने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। तो आज आपने इस करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेशन के अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने, और मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।